दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग कक्षा 11 हिंदी भारतीय साहित्य की विशेषता का लिखा हुआ अभ्यास प्रश्न का हल पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको लिखा हुआ एकदम क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब से प्रश्न देखते हैं, ठीक है, आपका जो अभ्यास प्रश्न है आज इसका मैं हल बताऊंगा। आपका पहला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आप ये सब हेडिंग काले वाले पेन से डाल लेना अपने फेयर कॉपी में, फिर आगे लिखना। आगे क्या लिखेंगे, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपका जो इसका आगे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, सीधे प्रसंग पूछेगा सबसे पहले और क्या पूछेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, ठीक, आप लिखेंगे, ठीक है। संकेत पहले लिखेंगे, संकेत समस्त भारतीय उन्नति से है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आगे पाठ का नाम भारतीय साहित्य की विशेषताएं और लेखक का नाम बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, आगे देखो क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आगे लिखेंगे व्याख्या, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। दो तरह से हेरिंग होते हैं इसमें। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि साहित्यिक समन्वय से हमारा यह है कि भारतीय साहित्य में जो भी सुख प्रदर्शित होते हैं, उन्नति और अवनति, प्रसन्नता और रुदन आदि विरोधी तथा विपरीत भाव के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यही है, या फिर प्रमुख की जगह पे आप बड़ी लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है, उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है साहित्यिक समन्वय से लेखक का क्या तात्पर्य है। साहित्यिक समन्वय से लेखक का तात्पर्य यह है कि साहित्य में जो भी सुख दुख प्रदर्शित होते हैं, जो भी सुख दुख प्रदर्शित होते हैं, आगे क्या है, उन्नति और अवनति, प्रसन्नता तथा रुदन आदि विरोधी तथा विपरीत भाव के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से है। फिर उसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन जो था इस गद्यांश का, सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं, कहाँ प्रश्न है, पहले देखो बुक में है कि नहीं है प्रश्न है, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, जांच करना। प्रश्न है, चलिए, सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं। आप उत्तर लिखेंगे सभी भारतीय नाटक सुखांत होते हैं क्योंकि इसका प्रधान ये धा है, ठीक है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसके उन्नत बनाने का है, इसलिए भारतीय नाटक सुखांत होते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, आपका उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश जो आपका था पहले वाला लिख देना, ठीक है ना, जो पहले वाला गद्यांश बताया गया है आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड तीसरा पाठ है, तीसरा पाठ का जो नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं से अवतरित है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इसके रचयिता डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। फिर देखो इस तरह से पहले आप संकेत डालेंगे और लिखेंगे इस प्रकार साहित्य में आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट बीच में रहेगा। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक तीसरा पाठ भारतीय साहित्य विशेषताएं नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता, इसके लेखक, रचयिता या लेखक लिख सकते हैं, बस रचयिता क्या होता है वो गद्य पद दोनों में चलता है, लेखक क्या होता है केवल गद्य में चलता है। और आगे लिखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर आगे लिखेंगे व्याख्या यानी रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपका अगला क्वेश्चन था, ठीक है। भारतीय प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप आगे लिखेंगे लेखक कहता है कि आनंद मन की प्रसन्नता में तल्लीन हो जाना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है क्योंकि प्रसन्नता से ही हमारा जीवन सुखमय होता है। फिर आप आगे लिखेंगे जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है। आप उत्तर लिखेंगे भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक है। मतलब किसके अनुसार है ये,
भारतीय दर्शनों के अनुसार है, दोनों एक है। क्योंकि आत्मा जो है क्या होता है, आत्मा शरीर त्याग कर परमात्मा बन जाता है, और परमात्मा क्या है कि जब शरीर में आता है तब आत्मा बन जाता है। कबीरदास का जो लोग साखी पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है? ये तो हो गया है। जीवात्मा का बंधन कैसे होता है? मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आप उत्तर लिखेंगे जीवात्मा का बंधन कैसा होता है। जीवात्मा जब मोह माया से ग्रसित हो जाती है तो वह बंधन हो जाती है, ठीक है ना। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आनंद में विलीन हो जाना मानव जीवन का परम उद्देश्य है। दोस्तों अब आपका अगले वाले गद्यांश का जो प्रश्न है इसको देखते हैं, ठीक है। भारतीय साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, और लास्ट में आप लिख लेना यही बात पाते हैं। ये आपका क्या होगा? संकेत होगा, ठीक है। संकेत यहाँ देखो मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड तीसरा पाठ भारतीय साहित्य की विशेषताएं से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। इस तरह से आप गद्यांश लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। कहाँ गा वाला है? गा वाले में क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या बताया है? इन दोनों क्वेश्चनों को चलिए फटाफट देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या आपका हेरिंग होगा, ठीक है। फिर उत्तर लिखेंगे। लेखक कहता है धर्म में धर्मात्मक शक्ति है। धर्मात्मक या अलौकिक दोनों बात एक ही है। इसलिए केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक आचरण एवं विचार में और राजनीति तक धार्मिक शक्ति को स्वीकार किया गया है। हाँ, लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता धार्मिक भाव की प्रचुरता को बताया है। फिर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है, मतलब तीसरा हो गया, चौथा वाला जो है, आचार विचार तथा राजनीति धर्म में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का क्या प्रभाव पड़ा? आप देखो, अब दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है ना। आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है? हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का क्या प्रभाव पड़ा? इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। सबसे पहला है आचार विचार धर्म को राजनीति में इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि धर्म एक अलौकिक शक्ति है, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब लास्ट वाला था, हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखो, हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का दो प्रभाव रूपों में पड़ा। पहला है आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर पवित्रता, दूसरी ओर जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई और साधारण लौकिक भाव का विस्तार नहीं हुआ, ठीक है। केवल अलौकिक भाव का मतलब विस्तार हुआ। धर्म क्या है? धर्म एक अलौकिक शक्ति है। यहाँ आप देखो है, धर्म क्या है? एक अलौकिक शक्ति है। इसको याद रख लें। जो लोग समाज शास्त्र पढ़ते होंगे उन्हें तो याद ही होगा। उसके बाद जो है आपका घा वाला देखो है, घा वाले में क्या पूछा गया है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, भाई जो पहले वाला था वही छाप देना। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप संकेत लिख लेना। भारत की सस्य श्यामला और इधर लिखने परिचित होते हैं, बस इतना आपको लिखना है। आपका जो क्या है, आपका जो घा वाला का संकेत है, आप चाहे इसे भी सेम छाप सकते हैं। उसके बाद संदर्भ पूर्वानुसार यानी जो पहले बताया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बता देता हूँ। भारत की सस्य श्यामला की विशेषता बताते हुए लेखक कहता है कि भारत इस पवित्र भूमि में फसलों से युक्त प्रकृति सिद्ध सुषमा है। उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे अगले वाले प्रश्न का। अगला वाला प्रश्न जो क्या है, विशेष प्रकार की मानव वृत्तियां कहाँ रमती हैं? अरब देश के कवि किन किन वस्तुओं को देखकर सुंदरता का कल्पना कर लेते हैं? वही जो कुछ भी है, चलिए देखते हैं। प्रकृति की सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियां रमती हैं। प्रकृति की सुंदरता कहाँ रमती है? तो आपका ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अरब देश वाला जो क्वेश्चन था, अरब देश के कवि किन किन वस्तुओं को देखकर सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं? आप उत्तर लिखेंगे। अरब देश के कवि, अरब के कवि मरुस्थल में ही बहते हुए किसी झरने से अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों से ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं।
फिर उसके बाद आपका अगला है, अगला कौन सा प्रश्न है? ओहो, इतना कोने छिपा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद क्रीड़ा में करने वाले सौभाग्य किन्हें प्राप्त है? तो भाई आप लिखेंगे गद्यांश के अनुसार, उत्तर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने वाले भारतीय कवियों को प्राप्त है, ठीक है। और फिर अंगा वाला जो आपका प्रश्न है, मतलब लास्ट वाला है इस चैप्टर का, प्रकृति के रम में, और फिर 2 शब्द ले लेंगे, ठीक है ना। और नहीं होती है, आप ये हेडिंग बना लेना अपने तरफ से, और चाहे तो सेम छाप सकते हो। और जो संदर्भ है आपका वो पूर्वानुसार, जो पहले दूसरे तीसरे में बताया जा चुका है उसी को छाप लेना, ठीक है। एक ही चैप्टर में एक ही चलता है संदर्भ। फिर जो आपका क्या है आगे, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या मैं बता देता हूँ। प्रकृति के सुंदर रूपों में विलीन हो जाने से प्रतीत होती है कि उसका उपयोग कवि के समूहों ने कदाचित रहस्यमयी भाव के संचार में करते हैं, ठीक है। आप इसे फटाक से सेम छाप लेना। एक बार मैं और बता देता हूँ, प्रकृति के सुंदर रूपों में विलीन हो जाने से प्रतीत होती है कि उसका उपयोग कवियों के समूहों ने कदाचित रहस्यमयी भावनाओं के संचार में करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है भाई व्याख्या। और आगे के जो हैं, आगे क्या है, फटाक से, टाइम बहुत कम है। कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? फटाफट देखो। कविगण सजीव साक्षात्कार करते समय तथा उसमें भावमग्न होते हैं। कविगण सजीव साक्षात्कार करते समय तथा उसमें भावमग्न होते हैं। आपका अगला वाला क्वेश्चन कौन था? लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करना ही लेखक के अनुसार रहस्यवाद है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका उपयोग कविगण किसमें करते हैं? दोस्तों अगर आप अपने क्लास में टॉप 10 में पहला रैंक लाना चाहते हैं तो ईमानदारी से पास होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा, अपना नुकसान मत करो। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं लास्ट बार कहा था फिर दोबारा नहीं कहूँगा, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है, प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति है उसका उपयोग कविगण रहस्यमयी भावनाओं, ठीक है ना, भावनाओं के संचार में करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर का मतलब वीडियो बनाऊं तो उस चैप्टर का नाम लिख करके कमेंट कर देना, ठीक है। ईमानदारी से कर देना, और हाँ ज़रूर बताना, ये नहीं कि वीडियो देख के चले जाओ हमारा क्या कर पाएंगे, ऐसा मत सोचना, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, मतलब अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? इसे कमेंट करके बताना, ठीक है।